नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। खबर फरीदकोट से है, जहां पर सत्र न्यायाधीश के आवास की दीवारों पर खालिस्तान समर्थक के नारे लिख दिए गए। दरअसल जिले के एसएसपी ने बताया है कि सिख फॉर जस्टिस के नेता ने इस हरकत की जिम्मेदारी ली है। साथ ही उसने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें घर की दीवारों पर नारे लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब जांच शुरू कर दी है। साथ ही साथ मामला सामने आने के बाद दीवारों पर लिखे नारों को काले रंग से छुपा दिया गया। इससे पहले फरीदकोट की बाजीगार बस्ती के पार्क में खालिस्तानी समर्थक के नारे भी लिखे मिले थे। और अब खबर सिंगरौली से है, जहां पर 54 साल के अधेड़ व्यक्ति की हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि बीते दिन मामूली बात को लेकर एक विवाद शुरू हुआ और ये विवाद हत्या में तब्दील हो गया। और अब आपको बता दें कि आरोपी ने बुजुर्ग को उठने के लिए कहा, लेकिन नहीं उठने पर उसने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसके बाद उसने बुजुर्ग की चितरंगी पुलिस ने हत्या करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है और कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि मृतक बाजार में किसी काम से गया था, जहां वो तंबाकू लेने के लिए दुकान पर पहुंचा, जिसके बाद दुकानदार न होने के कारण एक खटिया पर बैठकर इंतजार कर रहा था। आरोपी ने एक बुजुर्ग को चारपाई से उठने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। इसी बात को लेकर आरोपी ने बुजुर्ग की पिटाई करने के बाद चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी है। और इस बीच एलएसी पर चल रहे विवाद के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री का चीन की हरकतों को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। यहां अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि भारत से सटे बॉर्डर पर चीन अपने दावों को मजबूत करता जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में अमेरिका की तरफ से एलएसी पर चल रहे विवाद पर यह दूसरा बड़ा बयान है। और हाल ही में भारत आए अमेरिकी सेना के बड़े कमांडर ने एलएसी पर चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सेना की तैनाती को आंखें खोलने वाला करार दिया है। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका के रक्षा सचिव सिंगापुर में चल रही 3 दिवसीय शंग्री लॉ डायलॉग में बोल रहे थे और इस दौरान भारत के साथ मजबूत सैन्य संबंधों और चीन के इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बढ़ती दादागिरी पर लॉयड ऑस्टिन ने साफ तौर से कहा है कि भारत से सटे बॉर्डर पर बीजिंग अपने दावों को लगातार मजबूत करता आ रहा है। और इसी के दौरान हालांकि अमेरिकी रक्षा सचिव ने भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता और तकनीकी ताकत की तरफ करते हुए उन्होंने तारीफ की है और कहा कि इस क्षेत्र में एक स्टेबलाइजिंग फोर्स यानी कि एशिया में स्थिरता लाने की सहायक हो सकती है। और लॉयड ऑस्टिन ने भारत के साथ क्वाड संबंधों से लेकर भारतीय नौसेना और वायुसेना के साथ हुए साझा युद्धाभ्यासों का भी अपने संबोधन में जिक्र किया। और इस बीच पैगंबर मोहम्मद को लेकर निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा और निष्कासित नेता नवीन जिंदल की भड़काऊ टिप्पणी के खिलाफ बीते शुक्रवार को पूरे देश में जहां जगह जगह प्रदर्शन किए गए, तो वहीं दिल्ली की जामा मस्जिद, यूपी के प्रयागराज समेत कई इलाके जैसे कोलकाता, हैदराबाद, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, रांची और बिहार में भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। इसी बीच महाराष्ट्र में भी मुस्लिम समाज की तरफ से 14 जिलों में 117 जगहों पर कार्यक्रम किए गए थे। और महाराष्ट्र के सोलापुर में एमआईएम के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय ने विशाल मार्च निकाला। इसके अलावा नवी मुंबई में भी महिलाओं ने विरोध मार्च निकाला था और इन मामलों में महाराष्ट्र पुलिस ने अब तक 10 केस दर्ज किए हैं। बता दें आपको कि पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले को लेकर बीजेपी के नवीन कुमार जिंदल को निष्कासित और नुपुर शर्मा को निलंबित किया गया। बीजेपी ने कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती है और वो उन विचारधाराओं की घोर विरोधी है जो किसी भी धर्म या समुदाय का अपमान करे। इसके अलावा खाड़ी देशों के विरोध पर भारत ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और करेंगे दिल्ली का, जहां सरकारी स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता जांच के लिए अब सरकार ठोस कदम उठाने जा रही है। सरकार इसके लिए एजेंसी किराए पर लेगी जो कि इन तमाम स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील का पोषण परखेंगे।
साथ ही साथ सरकार ये चाहती है कि किसी भी कीमत पर बच्चों को मिलने वाला भोजन और उसकी गुणवत्ता के साथ कोई समझौता ना हो। बताया जा रहा है कि मिड डे मील पीएम पोषण स्कीम के अंतर्गत दी जाती है और इसी स्कीम के तहत अब सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में क्लास 1 से 8वीं और प्री प्राइमरी के बच्चों को गर्म ताज़ा खाना परोसा जाता है। सरकार इस मील के पोषण में किसी प्रकार की कमी न हो, जो मानक तय किए गए हैं, भोजन उन्हीं मानकों पर बनाया जाए और परोसा जाए, ये देखने के लिए एक एजेंसी हायर करने का मन बना रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के गोरखपुर में बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय का लोकार्पण किया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और जेपी नड्डा के गोरखपुर दौरे के दौरान रूट व्यवस्था में लापरवाही देखने को मिली। इस पर पुलिस ने अब बड़ी एक्शन लेते हुए आपको बता दें कि वीवीआईपी के रूट व्यवस्था में लापरवाही मिली है, जिसे लेकर एसएसपी ने 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा ने कांग्रेस और सपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग गांधी जी और खादी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़े। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सीएम योगी ने इसे वोकल फॉर लोकल से आगे बढ़ाया और वही कांग्रेस सपा जात पात की राजनीति करती है। पहले राजनीति परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार की पर्यायवाची थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे विकासवाद में बदल दिया है। और इस बीच एलएसी पर चल रहे विवाद के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री का चीन की हरकतों को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि भारत से सटे बॉर्डर पर चीन अपने दावों को और मजबूत करता जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में भी अमेरिका की तरफ से एलएसी पर चल रहे विवाद पर यह दूसरा बड़ा बयान है। हाल ही में भारत आए अमेरिकी सेना के एक बड़े कमांडर ने भी चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सेना की तैनाती को आंखों को खोलने वाला करार दिया। अमेरिकी रक्षा सचिव सिंगापुर में चल रहे 3 दिवसीय शांग्री-ला डायलॉग में बोल रहे थे और इसी दौरान भारत के साथ मजबूत सैन्य संबंधों और चीन के इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती दादागिरी पर लॉयड ऑस्टिन ने साफ तौर से कहा है कि भारत से सटे बॉर्डर पर बीजिंग अपने दावे को लगातार मजबूत करता जा रहा है। हालांकि अमेरिकी रक्षा सचिव ने भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता और तकनीकी ताकत की तारीफ करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में एक स्टेबलाइजिंग फोर्स यानी एशिया में स्थिरता लाने में सहायक हो सकती है। लॉर्ड ऑस्टिन ने भारत के साथ क्वाड संबंधों से लेकर भारतीय नौसेना और वायुसेना के साथ हुए संबंधों और साझा युद्धाभ्यासों को भी अपने संबोधन में उनका जिक्र किया है। तो इस बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने कहा है कि कांग्रेस वालों से तो लड़ाई नहीं थी, लेकिन बीजेपी वालों के साथ कल भी अदावत थी और आज भी अदावत है और मरने के बाद हमारी कब्र की भी अदावत रहेगी। दरअसल आजम खान ने शनिवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि हमारी कोई निजी लड़ाई नहीं है, इसलिए हमारे आपस के रिश्ते में कोई खटास नहीं आनी चाहिए। जात और धर्म की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और आज आजम खान ने यह भी कहा कि हमने कभी किसी के साथ धर्म और जाति के नाम पर कोई फर्क नहीं किया, किसी के साथ ज्यादती नहीं की और मालूम नहीं कौन बीजेपी, बसपा, कांग्रेस का है। और अब रुक करेंगे हरियाणा का, जहां पर हरियाणा राज्यसभा की 2 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। यहां पर आपको बता दें कि क्रॉस वोटिंग के चलते अजय माकन चुनाव हार गए और बीजेपी को एक सीट पर जीत मिली, जबकि एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की। इसी बीच हरियाणा से राज्यसभा चुनाव में कथित तौर पर क्रॉस वोटिंग करने को लेकर कांग्रेस पार्टी राज्य इकाई के अपने वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ जल्द कार्रवाई कर सकती है। विधानसभा सदस्य कुलदीप बिश्नोई को पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने के साथ ही उन्हें पार्टी से निलंबित किया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष से उनकी सदस्यता खत्म करने को भी सिफारिश की जा सकती है और अब पार्टी इस बारे में जल्द ही निर्णय लेगी। दरअसल आपको बताते चलें कि बिश्नोई फिलहाल कांग्रेस कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं।
तो वही बात करते हैं राष्ट्रपति चुनावों को लेकर, जहां पर अब देश भर में कवायद तेज हो गई है और इस कवायद में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने उद्धव ठाकरे समेत 22 विपक्षी नेताओं को 15 जून को दिल्ली में बैठक में शामिल होने का आवेदन किया। इस चिट्ठी में ममता ने लिखा है कि भारत में गणतंत्र पूरी तरह से खत्म हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल हो चुकी है। ऐसे में अब पूरे विपक्ष को जो है एक साथ आना चाहिए, क्योंकि इसी के जरिए फिर एक बार गणतंत्र को बचाया जा सकेगा। वैसे केंद्रीय चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है और अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो शेड्यूल तय किया है और जो शेड्यूल जारी किया गया उसके मुताबिक 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा, जबकि 21 तारीख को मतगणना की जाएगी। अब पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किए गए सौरभ महाकाल से पूछताछ में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुणे में ग्रामीण पुलिस की गिरफ्त में चल रही पूछताछ में सौरभ महाकाल ने इस बार उसके गैंग के सदस्यों के साथ होने वाली बातचीत के माध्यम और कोड वर्ड का खुलासा किया है। कोड वर्ड इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जांच एजेंसियां उनका पता न लगा सके। सूत्रों ने यह भी बताया कि गोल्डी बराड़, विक्रम बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई अपने शूटरों और ऑपरेटरों से सिंगल ऐप के जरिए बात करते थे और एक सिग्नल ऐप थी जिसके जरिए बात की जा रही थी। और आपको बता दें कि गोल्डी बराड़ फिलहाल कनाडा में है और विक्रम ऑस्ट्रेलिया में है। सूत्रों ने यह भी बताया कि अलग अलग पेमेंट ऐप यूज करने के लिए गोल्डी बराड़ और विक्रम बराड़ ने इंटरनेशनल नंबर खरीद रखे हैं और सिग्नल ऐप के जरिए गोल्डी बराड़ और विक्रम बराड़ शूटरों और बिश्नोई गैंग के लोगों से कनेक्ट होते हैं। खबर रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर भिंड के गोहद इलाके में एक पूरे परिवार ने सामूहिक फांसी लगा ली है। ये घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। बच्चे को इलाज के लिए फिलहाल ग्वालियर रेफर कर दिया गया है और ये घटनास्थल पर एफएसएल के साथ साथ पुलिस कप्तान भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना गोहद से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कटमा गुर्जर गांव की है, जहां जानकारी के अनुसार गांव में रहने वाले धर्मेंद्र गुर्जर ने अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चियों के साथ फांसी लगा ली। धर्मेंद्र और उसकी पत्नी अमरीश और 12 वर्षीय एक बेटे प्रशांत की मौत हो गई है। साथ ही स्थानीय लोगों की मदद के चलते 9 साल की मासूम बेटी जिसका नाम मीनाक्षी है उसकी जान बचा ली गई। हालांकि उसकी हालत इस वक्त काफी गंभीर है, जिसके चलते प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर के लिए बच्ची को रेफर कर दिया गया। इस घटना के पीछे के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है और दरअसल धर्मेंद्र और उसका परिवार हमेशा सुबह 6 बजे तक सोकर जग जाता था, लेकिन शनिवार सुबह जब वो समय रहते घर से बाहर नहीं निकले, दरवाजा नहीं खुला, तो आसपास रहने वाले लोग परेशान हुए और उन्हें शक हुआ तो उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया। ना किसी ने अंदर से आवाज दी और ना ही दरवाजा खोला गया। ध्यान से सुनने पर अंदर से एक बच्ची के सिसकने की आवाज आई। इसी के बाद पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को फोन किया और फोन करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। और इस बीच उत्तर पश्चिमी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में एक नई पहल शुरू की गई। इसी के तहत अब सरकारी अस्पताल में लड़कियों के जन्म के साथ ही उनके बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट खोल दिए जाएंगे। इसकी शुरुआत 10 जून से की गई है और बताया जा रहा है कि सरकारी अस्पतालों में ये शुरुआत नन्ही परी के नाम से की गई है। इस अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही नवजातों को ये सुविधा मुहैया कराई जा रही है और इतना ही नहीं बल्कि स्मृति चिन्ह के तौर पर बच्चों के पद चिन्ह और फोटो भी दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस नई पहल के बारे में उत्तर पश्चिम जिले की डीएम चेष्टा यादव ने कहा कि इसके जरिए अब बच्ची के सभी दस्तावेज उनके जन्म के साथ ही उपलब्ध कराए जाएंगे। तो वहीं जिला प्रशासन ने जानकारी दी कि इसके लिए ऑफिस के प्रतिनिधियों के आधार पर अधिकारियों और एमसीडी से विस्तृत चर्चा भी की गई है और वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिसके बाद योजना को अमली जामा पहना दिया गया। और बताया जा रहा है कि अब उत्तर पश्चिमी दिल्ली की जीएम द्वारा संजय गांधी अस्पताल में शुक्रवार को इसकी शुरुआत भी की गई और पहले ही दिन 8 नवजात बच्चियों को इस नन्ही परी योजना की सौगात दी गई है। तो वहीं 3 अन्य अस्पताल भी ऐसे हैं जहां पर भगवान महावीर अस्पताल
और बाबा साहिब अम्बेडकर अस्पताल, दीपचंद बंधु अस्पताल में इस योजना की शुरुआत की गई, जो कि अगले हफ्ते से जल्द ही की जाएगी। अधिकारियों ने भी बताया कि बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड न होने की वजह से नन्ही बच्चियों को बैंक में सुकन्या समृद्धि योजना और लाडली स्कीम का कोई लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में सरकारी अस्पतालों में ये योजना शुरू होने से नन्ही परियों को इन स्कीमों की सौगात मिल सकेगी। और इसी के साथ अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यहाँ आपको बता दें कि देश में बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय जीनोमिक्स कंसोर्टियम अगले हफ्ते देश में जीनोमिक डेटा वेरिएंट की समीक्षा करेगी। सूत्रों के अनुसार इंसाकॉग को संयुक्त रूप से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ शुरू किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि आईसीएमआर के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा है कि डर या आतंक एक उपयुक्त कोविड महामारी या सार्वजनिक स्वास्थ्य के रूप में काम नहीं करती। डर कभी भी डेटा के विश्लेषण करने में मदद नहीं करता और ये किसी उद्देश्य को पूरा नहीं करता। ये बहुत सावधानी से डेटा की जांच करने के बारे में है। इसीलिए अगर किसी विषय या साइट से किसी जिले या फिर राज्य के कुछ जिलों से उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं तो हमें उस क्षेत्र में किए गए परीक्षणों की संख्या को देखने की जरूरत है। स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने के लिए स्थानीय डेटा की सावधानी पूर्वक जांच करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ डॉक्टर पांडा ने बताया है कि स्थानीय या फिर जिला स्तर पर कोविड मामलों को बारीकी से उनकी निगरानी करने पर जोर दिया जाएगा। कहा यह भी गया कि डेटा के सावधानी पूर्वक जांच करना और स्थानीय स्तर या फिर जिला स्तर पर उसकी जांच करना हमारी प्रासंगिकता होगी और साथ ही साथ ये देखना चाहिए कि आखिर मामले क्यों बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।